ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। जनहित में आज की पहली बड़ी खबर बिहार से है, उसी से करेंगे शुरुआत। लेकिन उसके पहले एक मेरी विनती है, अगर आपको चिंता होती है कि अपने नेताओं की भाषा सुनकर आपके बच्चे भी कहीं तू तड़ाक वाली भाषा ना सीख जाए, उन्हें आप थोड़ी देर के लिए टीवी से दूर कर सकते हैं। बस 7 से 8 मिनट की ही बात है। ये जो तू कर रहा है, इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है। गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है। नीतीश कुमार ब्रेन डेड मुख्यमंत्री हैं बिहार की। धृतराष्ट्र के रूप में अपने पुत्र मोह में फिर से बिहार में उन्माद पैदा कर भाजपा आरएसएस ने 2 उप मुख्यमंत्री के रूप में ऊंट लगा रखी है। ऐसे असुर प्रवृत्ति के लोगों को शक्ति स्वयं प्रकट होकर उनकी नाश भी करती है। अब बिया करे को बात होता है तो कहां करना है? तो भाई जर्सी क्या है? बिहार में अभी चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन भाषा का स्तर कहां जा चुका है यह आपने सुन लिया है। बिहार में संडे का सियासी अपडेट यह है कि चुनावी राजनीति में आज कुछ और नई गालियां जुड़ गई हैं। प्रधानमंत्री और उनकी मां को दी गई गालियों का जवाब आज तेजस्वी यादव की पत्नी को जर्सी गाय बोलकर और लालू यादव को धृतराष्ट्र बोलकर ले लिया गया। एक पक्ष से गालियां पड़ी तो दूसरे पक्ष का मन और विचलित हो उठा। बदले में उसने भी सीएम नीतीश कुमार को ब्रेन डेड यानी दिमागी तौर पर मृत घोषित कर दिया। इस तस्वीर में हमने नेताओं के साथ गाय, हाथी और ऊंट क्यों लगाए हैं, चुनाव में इन्हें कौन लेकर आया, वो खबर भी आप तक पहुंचाने वाले हैं। राजनीति में बढ़ चढ़कर बोलना, वोटरों को ललचाना, रिझाना, प्रतिद्वंदी पर हमला करना, लांछन लगाना, ये सब चुनावी राजनीति में बरसों पुरानी प्रैक्टिस है। लेकिन देखने वाली चीज यह है कि बिहार चुनाव में गालियों की गिनती और कितनी आगे जाएगी। सोचने की बात यह है कि गाली दिए बिना क्या राजनीति में गुजारा असंभव है? और चिंता की बात यह है, क्या हमारी राजनीति मां, बहन, बहू और बेटी पर गंदी गालियों के युग में चली जा रही है? चुनावी राजनीति का स्तर क्या से क्या हो गया है, दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन के निधन को 3 साल बीत चुके हैं। हीराबेन 99 साल की उम्र में संसार से विदा हो गईं। उनका ना राजनीति से कोई लेना देना ना रहा, ना बेटे के प्रधानमंत्री निवास में रहने का कोई मोह था। लेकिन दरभंगा में मोदी को गाली देते हुए लोग इस मां तक भी पहुंच गए। वहीं दूसरी तस्वीर में तेजस्वी यादव की पत्नी है। शादी के पहले वो क्रिश्चियन थी, नाम था रेचल गोडियंडो, लेकिन शादी के बाद राष्ट्रीय यादव हो गई। आज 2 बच्चों की मां है। सियासत इनका भी पेशा नहीं रहा, फिर भी इन्हें गाली दे दी गई क्योंकि ये तेजस्वी की पत्नी और लालू प्रसाद यादव की बहू हैं। अब उस चरित्र को दिखा देते हैं जिसने तेजस्वी यादव की पत्नी को राजश्री यादव को जर्सी गाय कहा है। ये आरजेडी के ही पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री राजबल्लभ यादव हैं। नवादा में मंत्री बाबू के नाम से जाने जाते हैं। तेजस्वी की पत्नी पर बदजुबानी की बैक्टीरिया इन्हीं के मुंह से झड़े हैं। सुना देते हैं आपको। जात पात खाली वोट को करता है। अब बिया करे को बात होता है तो कहां करना है? अरे लोगों जागरूक जी के लड़की को इनका कल्याण होता नहीं है। फिर लोग फिर हरियाणा, पंजाब से लोग तो पूरा भर कर रहे हैं। तो जर्सी क्या है? हम यहाँ जाकर कोई जर्सी नहीं है जरा बिया कर वो करो करके लगा दो। असल में राजबल्लभ यादव बिहार के यादवों को लालू और तेजस्वी से छिटकाने के मिशन पर हैं। इसीलिए बोले कि तेजस्वी को क्या यादवों में कोई लड़की नहीं मिली जो बाहर से जर्सी गाय लानी पड़ी। राजबल्लभ ने लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप का किस्सा भी छेड़ा।
कहा कि बड़ी बहू यादव कुल से आई थी, लेकिन लालू परिवार उसे भी इज्जत नहीं दे सका, उसे भी मारकर घर से भगा दिया गया। लेकिन तेजस्वी की पत्नी को जर्सी गाय बताने पर आरजेडी के तन बदन में आग लग गई। नवादा में आरजेडी की महिलाओं ने सड़क पर राज बल्लभ का पुतला फेंका। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राजनीति के फेर में ही सही और घटिया पब्लिसिटी के लिए इस तरह नारी का अपमान अशोभनीय है, अमानवीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। दिलचस्प यह है कि तेजस्वी की पत्नी को जर्सी गाय कहने वाले राज बल्लभ की पत्नी विभा देवी अभी नवादा से आरजेडी की ही विधायक हैं। राज बल्लभ ने अपनी राजनीति चौपट होते वक्त ही पत्नी को कुर्सी का हस्तांतरण कर दिया था। राज बल्लभ यादव नवादा से 3 बार विधायक रह चुके हैं। राबड़ी देवी सरकार में श्रम राज्य मंत्री भी रहे। 2016 में नाबालिग लड़की से रेप का केस दर्ज हुआ तो आरजेडी ने पार्टी से निलंबित कर दिया। 2018 में पॉस्को के तहत दोषी ठहराए गए तो उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन अगस्त 2025 में पटना हाईकोर्ट से बरी कर दिए गए। अब यह तो नहीं पता कि राज बल्लभ किस पार्टी में जाएंगे, लेकिन पीएम मोदी जब गए हुए थे तो इनकी पत्नी बतौर आरजेडी विधायक प्रधानमंत्री के मंच पर ही दिख गई थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर के प्रधानमंत्री तक अपशब्दों का और गाली गलौज का खजाना है। ये भारतीय जनता पार्टी का नीति, नियम और नैतिकता का चेहरा है, जो देखने में कुछ और है, लेकिन जैसे ही आप इस्तेमाल करते हैं तो इनका गाली गलौच वाला कुरूप चेहरा सामने आ जाता है। कल तक जो हमारे साथ थे, आज नए नए विरोधी बीजेपी और एनडीए के साथ हुए हैं, वो किस तरह का श्री तेजस्वी यादव जी के पत्नी पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इस तरह का अपमान, गाली गलौज किया जाएगा तो उनको सुनने के लिए भी तैयार रहना होगा। वैसे हिंदी पट्टी में बेमतलब की बातों के लिए कई शब्द हैं, जैसे बकबक करना, बकवास करना। ऐसे ही बिहार में प्रचलित शब्द है बकैती। बिहार की चुनावी बकैती में आज पागल हाथी, ब्रेन डेड, असुर और धृतराष्ट्र जैसी बातें भी सामने आ गई हैं। बक्सर से आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह अपने क्षेत्र में चुनावी माहौल बनाने गए हुए थे। जाहिर है आरजेडी के सांसद हैं तो पीएम मोदी और सीएम नीतीश पर ही हमला करेंगे, लेकिन शब्द देखिए उन्होंने कैसे कैसे चुने। नीतीश कुमार को ब्रेन डेड और पागल हाथी बता दिया और बीजेपी के दोनों उप मुख्यमंत्रियों को ऊंट बताया गया। नीतीश कुमार चले गए हैं, ब्रेन डेड मुख्यमंत्री हैं बिहार की। इनके बदले में जब हाथी पागल हो जाती है तो ऊंट लगाए जाते हैं, 2 ऊंट। तो भाजपा आरएसएस ने 2 उप मुख्यमंत्री के रूप में ऊंट लगा रखी है इस सरकार को कनेठी देने के लिए। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार की सेहत को लगातार मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन इतनी मर्यादा तो उन्होंने भी नहीं लांघी जितनी उनके सांसद लांघ गए। मुझे तो लगता है कि उनकी पार्टी के सारे नेता ब्रेन डेड के शिकार हो चुके हैं, जिसका पूरा असर इनके भाषाई स्खलन पर दिखाई देता है। राजद के संस्कार में ही गुंडागर्दी है। बिहार के ही एक लोकसभा से आप सांसद हैं, उस बिहार के राजनीतिक मुखिया को ब्रेन डेड कहना सारी राजनीतिक जमात को गाली देना है। सुधाकर जी ने सही कहा है, उसका बोलने का तरीका थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन नीतीश जी जो है अभी अस्वस्थ हो चुका है और उससे राज अभी चल नहीं रहा है। राज में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जो अधिकारी है वो अपने आप को मान रहे कि मैं सीएम हूं। और अब बिहार के उप मुख्यमंत्री को भी सुनिए, जिन्हें आरजेडी सांसद ने ऊंट कहा है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी अपना आज का चुनावी गालीकोटा पूरा कर लिया। लालू यादव को धृतराष्ट्र, उनके कुनबे को असुर बता दिया। ये सृष्टि शक्ति की भक्ति करता है तभी मुक्ति मिलता है, और जो लोग शक्ति का अपमान करता है उनका मुक्ति कभी संभव नहीं है। ऐसे असुर प्रवृत्ति के लोगों को शक्ति स्वयं प्रकट होकर उनकी नाश भी करती है। बिहार को गाली बनाने वाले, बिहारियों को पलायन के लिए विवश करने वाले और बिहार को बर्बाद करने वाले अब अंतिम पायदान पर बैठे हैं और धृतराष्ट्र के रूप में अपने पुत्र मोह में फिर से बिहार में उन्माद पैदा कर सामाजिक सौहार्द तोड़ करके बिहार को बर्बाद करने का खेल अब बिहारी उनका नहीं सुनेगा।
हालांकि धृतराष्ट्र शब्द पर बौद्धिक चर्चा हो सकती है कि इसे गाली की श्रेणी में रखा जाए या नहीं, लेकिन हम बढ़ते हैं आगे और बिहार की उस मंडी का रुख करेंगे जिसमें दोनों ही सियासी खेमों में सीटों के सौदे हैं, मोल भाव है और ज्यादा सीटें हथियाने का दबाव भी है। आज बिहार चुनाव से जुड़ी दो बड़ी खबरें सामने आई। पहली बड़ी खबर यह है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे का पेंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वीआईपी के मुकेश सहनी कम से कम 51 सीटें और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो अड़ गए हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि एनडीए में अभी सीट बंटवारे का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी की मौजूदगी में जेडीयू के पहले उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। उन्होंने बक्सर की राजपुर सीट से संतोष निराला की उम्मीदवारी पर मुहर लगा दी है। दोनों ही गठबंधन के घटक दलों में ज्यादा से ज्यादा सीटें झटकने की कैसे होड़ मच गई है, उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। उसके पहले आप बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए आज के दो बड़े बयान जरूर सुने। मेरी डिमांड तो पब्लिक डोमेन में है। आज से 4 महीना पहले ही हमने इच्छा जाहिर किया था कि हमारी पार्टी 60 सीट लड़ेंगे, डिप्टी सीएम वीआईपी पार्टी का होगा। नहीं ठीक है, उसमें हम कुछ सीट हमने कम भी करने का मन बना लिया है। कितनी सीटें कम कर दूं 60 में? चलिए 58 कर दूं ना, 55 तक लेके जाइए। 55 तक आप मान के चल रहे कि 55 तो इस बार मिल ही जाए। 60 हमें मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन हमारे 55 हम रखते हैं। अगर 51 भी मिल जाए तो मतलब ठीक है। लोगों का कुछ ही दिन में होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। ये वो जो थे बताइए मंत्री अभी कैसे इस बार आप जिताइएगा, फिर जिताइएगा ना। सब काम करने वाले हैं, हम यही कहेंगे आपके बीच में आए हैं, आपको बताते चले संतोष निराला पहले भी विधायक और मंत्री रह चुके हैं। वो 2020 में कांग्रेस के विश्वनाथ राम से हार गए थे, यानी एनडीए के सीट बंटवारे में उनकी सीट जेडीयू के खाते से बाहर जाएगी। इसकी उम्मीद बेहद कम है। ऐसे में फिलहाल नीतीश के ऐलान के बाद उनकी उम्मीदवारी पर कोई शक और शुबा नहीं दिखता, लेकिन जिस तरह से मुकेश सहनी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी और 51 सीट से कम पर नहीं मानने का इशारा किया है, वो यकीनन महागठबंधन को पसोपेश में डालने वाला है। फिलहाल मुकेश सहनी ने ही एक और बड़ी खबर दी है। उनके मुताबिक 15 सितंबर तक विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा, जबकि एनडीए में ये काम 15 से 20 सितंबर के बीच होने की खबर है। कल सीट बंटवारे पर पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की बैठक हुई है। इसके बाद खबर आई कि फॉर्मूला तैयार हो चुका है और गठबंधन के दूसरे सबसे बड़े दल कांग्रेस पार्टी को 66 सीटें दी जाएंगी। हालांकि कांग्रेस ने अब तक इस मुद्दे पर मुहर नहीं लगाई है, जबकि बीजेपी महागठबंधन में कांग्रेस को इतनी सीटें मिलने की खबर पर मजे ले रही है। संख्या तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारे हिस्से के जो हमारा हिस्सा का बहुत अच्छे तरीका से अपने हिस्से के तरफ हम बढ़े हैं। मरे हुए हाथी को भी 66 सीट अगर दे रही है राजद, तो मानसिक स्थिति का आकलन किया ही जा सकता है। पिछली बार भी 70 दिया था ना, अच्छा है। और कहावत है नरकों में ठेलम ठेल, तो ये लोग ठेलम ठेल करते रहे, रहना इनको नरकी में है। तो जमकर एक दूसरे पर तंज कसे जा रहे हैं। 70 सीटों पर दरअसल पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन 19 सीटें ही जीत पाई थीं। इस बार सीटें घटने जा रही हैं, इसी वजह से विरोधी दलों को तंज कसने का मौका मिल गया है। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। इनमें दोनों ही खेमों में कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की प्रतियोगिता चल रही है, अब उसके बारे में भी आप जान लें। पहले महागठबंधन की बात कर लेते हैं, जिसमें आरजेडी 122 से 124 सीटें, कांग्रेस पार्टी 58 से 62 सीटें, लेफ्ट पार्टियां 31 से 33 सीटें, वीआईपी 20 से 22 सीटें, आरएलजेपी 5 से 7 और झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 से 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। लेकिन खबर यह भी है कि 66 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को लेकर बात बन सकती है, लेकिन क्या ऐसा होगा, यह महत्वपूर्ण सवाल है। अब तक विपक्षी गठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआईएमएल, सीपीआई और सीपीआईएम ही शामिल हैं, लेकिन अब पशुपति कुमार पारस की आरएलजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के शामिल होने पर इस गठबंधन के घटक दलों की संख्या 8 पर जा पहुंची है। वहीं एनडीए की बात करें तो सूत्रों के मुताबिक जेडीयू 102, बीजेपी 101, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 20 सीटें, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 10-10 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए के नेता अक्सर कहते हैं कि उनके साथ कुछ और पार्टियां भी जुड़ सकती हैं।
ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये इशारा वीआईपी की ओर है, जिसने पिछले चुनाव में ऐन वक्त पर आरजेडी को झटका देकर बीजेपी जेडीयू से हाथ मिला लिया था। हालांकि खुद मुकेश सहनी ऐसी संभावनाओं को खारिज करते हैं, लेकिन सच ये भी है कि दोनों ही गठबंधन के घटक दलों की जोर आजमाइश जारी है। महागठबंधन में मुकेश सहनी ने उलझन बढ़ा रखी है, तो एनडीए में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा के अरमान भी आसमान पर हैं। जिस तरह से महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस में ज्यादा खटपट नहीं होने की उम्मीद है, उसी तरह से एनडीए में भी बीजेपी और जेडीयू में आसानी से सहमति बन जाने के आसार हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि छोटे छोटे दलों की बड़ी बड़ी आशाएं कैसे पूरी होंगी। हमारे कार्यकर्ता कुछ बोलते हैं, कोई 40 कर रहे हैं, कोई 35 कर रहे हैं, कोई 20 कर रहे हैं। हम इतना सीट लेंगे जिसमें कि हमारी मान्यता मिल जाए विधानसभा में, तो इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। लगभग सभी सीटों पर है, जहां हमारे गठबंधन के उम्मीदवार होंगे वहां उनकी मदद करेंगे, जहां हमारी पार्टी की उम्मीदवारी होगी वहां हम उसको जिताएंगे। सीटें सेट हैं, सिर्फ शेयरिंग बाकी है। देखिए, सम्मानजनक सीटें हर दल के हिसाब से अलग अलग है। सीट शेयरिंग का मामला जो होता है वो केंद्रीय नेतृत्व का होता है। इंडिया गठबंधन में सीटों की कोई समस्या नहीं है, ज़्यादा समस्या एनडीए में है। यहाँ पे नियत समय पर सब फैसला सुना दिया जाए। तो अब बिहार में चुनावी बिसात हर गुजरते दिन के साथ किस तरह से आगे बढ़ेगी, कौन कैसी चालें चलेगा, हर खबर लगातार एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। जनहित में सबसे पहले आपको बताएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब से थोड़ी देर में पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने वाला है। चंद्र ग्रहण को लेकर आस्था और विज्ञान में जो घमासान मचा हुआ है, उस पर सबसे बड़ी कवरेज आप देखने के लिए बने रहिए लगातार एबीपी न्यूज के साथ। लेकिन इस चंद्र ग्रहण से पहले उस जल ग्रहण की तस्वीरें देखिए जो देश के अधिकांश हिस्सों में कई दिनों से लगा हुआ है। पहाड़ों से धरती की ओर दौड़ रहा पानी, 300 से ज्यादा गाड़ियां जलमग्न, कार सवार लोगों की जोखिम में जान, पहाड़ से लेकर खेत खलियानों तक धरती पर टूट रहा मुसीबतों का पहाड़। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली और गुजरात तक मानो जैसे धरती पर जल ग्रहण लग गया हो। धरती की सुख शांति पर काले बादलों और बाढ़ बारिश ने ग्रहण लगा दिया है। लोगों की आंखों में दर्द का समंदर उमड़ पड़ा है। पट्ठे बीजन जोगा रह गया, ना कोई खान नू रह गया, कख भी वो सब उठ गया, रेत ही रेत हो गई है जी। गाँव का बहुत नुकसान हुआ, खेती बाड़ी का तो हुआ ही है, तो बाकी घरों का जो फर्नीचर है वो सब कुछ पानी में भीग गया। बाढ़ बारिश से आज सबसे ज्यादा हालात पंजाब के खराब होते दिख रहे हैं। यहाँ बाढ़ में फंसे लोगों तक राहत सामग्री पहुँचाने में पानी खुद बाधा बना हुआ है, इसलिए ड्रोन की मदद से राहत सामग्री पहुँचाने का काम किया जा रहा है। अमृतसर के नांगल सोहल गांव में तबाही की तस्वीर देखिए। यहाँ सड़क के दोनों ओर कार और ट्रैक्टर दिख रहे हैं, लेकिन सड़क बीच से ही गायब हो गई है। आपको बता दें कि पंजाब में करीब 37 साल बाद इतनी भारी तबाही देखने को मिल रही है। पंजाब में बाढ़ से अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2000 गांव बाढ़ बारिश की मार झेल रहे हैं। रावी, सतलज, व्यास नदी में बाढ़ आने से पंजाब के 3.87 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 1.75 लाख हेक्टेयर जमीन पर खड़ी फसलें पानी में डूब गई हैं। बिगड़ते हालात के बीच 9 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। लोगों की मदद के लिए सेलिब्रिटी भी अब खुलकर सामने आ गए हैं। अभिनेता सोनू सूद पंजाब के कपूरथला में बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे हुए हैं। राहत सामग्री पहुंचा देते हैं, खड़े हो जाते हैं, वापस भी आएंगे इनके लिए। लेकिन ये जो परिवार वहाँ पे रहते हैं, इनका एक परमानेंट हल ढूंढना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये ना हो, और वो सरकार के थ्रू हो, संस्थाओं के थ्रू हो, इंडिविजुअली हम लोग करें, लेकिन हल तो ढूंढना है। इसी बीच विनाश लीला की एक तस्वीर हरियाणा के बहादुरगढ़ से भी आई है। यहाँ मारुति की 1-2 नहीं बल्कि 300 से ज्यादा गाड़ियां डूब गई हैं। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि गाड़ियों के एयरबैग तक खुल गए हैं। बताया जा रहा है कि मुंगेशपुर इलाके में नाले पर बना बांध टूट गया, जिसके बाद यहाँ पानी में ये गाड़ियां डूब गई।
हरियाणा के सिरसा में भी जल भराव बता रहा है कि हालात यहाँ काफी बिगड़ते जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।